वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम न्यूबॉर्न सेंसेस होती है। तो न्यूबॉर्न की 5 सेंसेस है। मतलब सेंसेस तो आप जानते हैं जिसके ज़रिए जो है हम मतलब कोई चीज़ देखता है या सुनता है या टच करता है या टेस्ट करता है, ठीक है। तो ये 5 सेंसेस हैं। देखें कि टच के ज़रिए, विजन के ज़रिए, हेयरिंग, टेस्ट और स्मेल। तो ये सेंसेस है, इसके डेवलपमेंट मुख्तलिफ एजेस में होती है। तो ये सब हम इसमें कवर कराएंगे, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है। पहले हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हुआ है, ये सेकंड यूनिट का। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखो तो फिर देखिए, प्लेलिस्ट में विज़िट कराइए, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। टच टच सेंसेस के हम स्टार्ट करेंगे। तो इट इज़ द मोस्ट हाईली डेवलप सेंसेस, ये है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स जो सेंस है, ठीक है। इट इज़ मोस्टली एट लेफ्ट। तो मोस्टली जो सेंसेस प्रेजेंट होती है टच की, तो वो लेफ्ट, टंग, एयर एंड फोरहेड जो है, इसमें कि इसमें ये सेंसेस बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज है, डेवलप है। द न्यू बॉर्न इज़ यूजुअली कंपेटेबल विद टच। तो ज़्यादातर जो उसकी कंपेटेबिलिटी होती है वो न्यू बॉर्न की वो टच से ही होती है, ठीक है। फिर दूसरी जो विजन में है कि सेंसेस है कि फ्यूफल रेक टू लाइट। तो अगर आप टार्च जो है ओपन कर ले बेबी के आंखों के सामने, तो वो क्या कर ले, उसकी जो प्यूपल होती है वो कंट्रैक्ट और डायलाइट होती है, आपको नज़र आए होंगे। फिर बात हो रही है कि ब्राइट लाइट अफेयर टू बी अनप्लीजेंट टू न्यू बॉर्न इन्फेंट्स। तो जो ब्राइट लाइट होती है ना, तो वो इन्फेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अनप्लीजेंट होती है। फॉलो ऑब्जेक्ट एंड लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट आप विजन। तो ये क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को जो है वो लाइन क्या करते हैं, उस लाइन पे वो फॉलो करवा सकती है अपनी विजन। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको एक चीज़ मतलब सामने जो है उसको खड़ा कर दे, तो वो उस ऑब्जेक्ट को या उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, देखेंगे और उसको अपना विजन लाइन करेंगे। तो विजन सेंसेस हो गया। फिर तीसरी जो है वो क्या है कि हेयरिंग सेंसेस है। तो the newborn infants usually make some response to sounds from birth to birth टाइम तक वो अपना क्या करते हैं, जो हेयरिंग साउंड होती है या सेंसेस होती है वो डेवलप होती है। फिर ऑर्डिनरी साउंड्स आर हेard विल बिफोर 10 days ऑफ लाइफ। तो ये अगर यूट्रस में होती है तो 10 डेज पहले जो, मतलब बर्थ अगर ये डेज हो गया तो इस डेज से पहले 10 डेज तक जो है वो क्या होती है, वो पहले से वो नॉर्मली जो आम साउंड है वो सुनती है। द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स रिस्पॉन्स टू साउंड्स विद आइदर क्राई और आई मोमेंट्स, सेसेशन ऑफ द एक्टिविटी एंड और स्टार्टर रिएक्शन। तो अगर एक पर्सन जो है आप चेक करते हैं कि इसका हेयरिंग ठीक है या नहीं, तो कोई भी इन्फेंट्स क्या करते हैं या मतलब आइज मूवमेंट कराती है जब वो क्या करते हैं, एक चीज़ को रिस्पॉन्स देती है या क्राइंग कर देती है या एक्टिविटी को स्टॉप कर देती है जब वो कोई चीज़ सुनता है। या वो अगर आप देखें ना, तो जब सडनली एक नॉइसी चीज़ बच्चों को हो जाती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो गाड़ी का हॉर्न वगैरह होती है ना, या साउंड्स की वो प्रोड्यूस होती है, तो वो उससे क्या होती है, स्टार्टर सा रिएक्शंस कराती है। मतलब उसकी जो हाथ पाँव होती है ना, वो ऊपर हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हिल जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। तो ये भी एक साइन होती है कि इसकी हेयरिंग प्रोसेस वो ठीक होती है। फिर 4 नंबर जो टेस्ट या उसकी जो सेंसेस है उसमें टेस्ट आती है कि टेस्ट वेल डेवलप एज बेटर एंड शॉर्ट फ्लूइड आर रेजिस्टेड वाइल सीटेड, ये बल्कि वाइल स्वीट्स फ्लूइड आर एक्सेप्टेड। तो वो क्या करते हैं, उसकी जो टेस्ट होती है ना वो भी बेटर क्या करते हैं, डेवलप हो जाती है। उस सोर्स फ्लूइड को वो रेजिस्ट करते हैं। मतलब जो मतलब सोर्स फ्लूइड होते हैं ना, लेमन्स वगैरह या अगर वो मिर्च वगैरह होती है, वाइल जो वो स्वीट्स होती है ना, तो उसको क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर देती है। तो ये भी एक साइन है कि उसकी सेंसेस क्या है कि डेवलप है। फिर स्मेल में आती है। तो स्मेल भी एक सेंसेस में आती है कि ओनली एविडेंस इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स सर्च फॉर द नेफल्स एज ही स्मेल ब्रेस्ट मिल्क। तो क्या करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क को जो वो सेंस करता है, तो वो अपना मुंह वो जो है वो क्या करते हैं, स्नॉट कर दे, मतलब वो अपना मुंह क्या करते हैं, रोटिंग करते हैं। मुंह एक जगह दूसरी जगह मादर की जो नेफल होती है उस पर फैलाती है और उसको सर्च करती है। तो उसका मेन मकसद ये हो गया कि उसकी स्मेल जो है वो हो रही है उसकी मिल्क की, तो इसीलिए वो मदर की जो ब्रेस्ट होती है वो सक कराने की कोशिश करते हैं। फिर न्यूबॉर्न की जो नॉर्मल इन्फेंट्स न्यूबॉर्न होती है, तो उसमें क्या क्या हो सकती है,
तो जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होती है, तो मोटर डेवलपमेंट में द न्यू बॉर्न मोमेंट आर रैंडम, डिफ्यूज एंड अनकोऑर्डिनेटेड होती है। तो जो मूवमेंट मोटर डेवलपमेंट होती है ना न्यू बॉर्न में, तो वो डिफ्यूज और अनकोऑर्डिनेट, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती, ठीक है। और एक इधर उधर रैंडम जो है वो इरेगुलरली मूवमेंट होती है। रिफ्लेक्सेस कैरी आउट बॉडी फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फिर ये है कि उसकी जो बॉडी होती है वो कैरी आउट बॉडी फंक्शन एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल, और जो बाहर से उसको रिस्पॉन्स मिलती है उसके साथ जो है वो भी क्या करते हैं, उस फंक्शन बॉडी को क्या कैरी करता है। फाइन मोटर स्केल, तो फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल ये दो अलग जो है वो चीज़ें होती है। तो ग्रॉस मोटर स्किल का मेन मकसद ये है कि वो वर्किंग करता है, उसकी जो लार्ज मसल होती है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन फाइन मसल जो होती है, फॉर एग्जांपल उसके हाथ, जो उसकी जो फिंगर पे, ठीक है, राइटिंग वगैरह या क्राइंग वगैरह, ये सब होल्ड थिंग इन फैट्स, वो अपने हाथों में एक चीज़ को पेस्ट करती है, तो ये भी फाइन मोटर की डेवलपमेंट हो रही है। व्हेन क्राइंग द ड्रॉ ही ड्रॉ आर्म्स एंड लेग्स टू बॉडी, तो जब वो क्राइंग करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उसकी जो आर्म होती है वो अपनी बॉडी के साथ जो है वो चपकाते हैं, तो ये स्मॉल मसल की फंक्शन है। फिर रिफ्लेक्सेस की बात अगर हो जाती है, तो न्यूबॉर्न में रिफ्लेक्सेस होते हैं कि सोलिंग कराने की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो डेवलप होती है। गेगिंग होती है, सकिंग होती है, ग्रेप्सिंग होती है, और टोनिक नेक होती है। तो ये सब डायग्राम में देख रहे हैं कि 1 मंथ रिफ्लेक्सेस ये डेवलप होती है कि उसकी टोनिक नेक रिफ्लेक्स होती है। तो टोनिक नेक रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होती है जब आप एक बेबी की एक हाथ जो है होती है वो उसको फ्लेक्स करा लेती है, या उसकी जो हेड होती है उसको एक साइड पे मूव कर लेते हैं, ठीक है। और ये हाथ ये इसी तरीके से होती है कि बेबी को आपने सुपान पोजीशन पे रखना है। दूसरी बात ये है कि आपने उसके हेड को एक साइड पे रोटेट करना है, और उसकी जो साइड की जिस साइड पे आपने रोटेट की उसकी हेड, उसकी आर्म को भी उसको एक्सटेंड करना है। तो जब वो आप एक्सटेंड करते हैं तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली उसकी दूसरी साइड के लेग और जो है मतलब लेंस होती है तो वो फ्लेक्स हो जाती है, देखें। तो ये टोनिक नेक रिफ्लेक्स हो गया। दूसरी जो है वो ग्रेप रिफ्लेक्स है। ग्रेप्स रिफ्लेक्स वो है कि आप जब बेबी को मतलब फिंगर दे देते हैं ना, तो वो ज़ोर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो तो हर चीज़ को क्या ग्रेप्स कर लेते हैं। फिर तीसरी जो है वो कि क्राउलिंग रिफ्लेक्स, मतलब वो पुश्तों में हम कहते हैं कि वो खड़कों से, ठीक ना। तो इसी तरीके से वो अपने हाथ पाँव को हिलाते हैं, और जो है प्रोन पोजीशन पे वो चलने की कोशिश करते हैं। और स्टेप रिफ्लेक्स ये भी है कि वो जब हम उठाते हैं और रखते हैं, तो स्टेयरिंग पे अगर आप देखें तो वो अपना पाँव को जो है वो ऊपर ऊपर कर लेते हैं, स्टेप की लेने की कोशिश करते हैं। फिर क्या है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व इट। तो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये भी इंस्टीट्यूट में आ सकती है कि हम कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंटल स्टेप्स हैं कि वो हम देख सकते हैं, और और एक्सेप्ट वो कौन से हैं जो हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि वो हम अंडरस्टैंड या ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फिर दूसरी जो है वो कि मतलब इमोशनल डेवलपमेंट होती है। तो the newborn infant express his emotion just through crying for hunger, pain or discomfort। तो जब बेबी को पेन वगैरह या उसको वो भूखा हो जाती है, तो वो डायरेक्टली इमोशनल रिस्पॉन्स में वो क्राइंग स्टार्ट कर देती है। तो ये भी एक साइन है कि वो या तो हंगर है, ठीक है, या डिस्कम्फर्ट सेंसेशन है, उसको पेन वगैरह पेट में हो रही है। फिर सोशल डेवलपमेंट ये है कि माँ बच्चे के साथ जो है वो किस तरीके से जो है वो एक्सपोज हो रही है। फिर स्टेज स्टार्ट होती है कि इन्फेंसी में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो मोस्टली इन्फेंसी में मतलब इन्फेंसी कौन सी ड्यूरेशन होती है कि 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक जो ड्यूरेशन होती है। तो सिटिंग अप होती है 2 मंथ्स में, और 8 मंथ में वो क्या होती है, वो भी सिटिंग होती है। एम्बुलेशन स्टार्ट होती है मोस्टली जो 9 से लेके 12 मंथ तक, वो थ्रू द हेल्प ऑफ अदर ऑब्स्टिकल वी विल मूव फॉरवर्ड। And now after that 13-month old baby will be embolied without any assistance. Okay, let forward. Fine motor development in infancy will start from fine motor mean we use a small muscles in activity like finger. Okay, 6 month old we will use fine motor skill and development. In the 12 month we will use another fine wheel. We will draw another diagrams. Now the definition of normal infants is that it is the period which start at the end of the first month up to the end of the
of the first year of the age, infants grow and development during this period are rapid. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि जो इन्फेंट्स का नॉर्मल डिफाइन ये है कि जब फर्स्ट मंथ इन हो जाती है तो फर्स्ट मंथ से लेके 1 ईयर तक जो ड्यूरेशन होती है ये तो इन्फेंट्स का एज है एग्जैक्टली फिर इसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रैपिडली होती है क्योंकि ग्रोइंग पीरियड है ना। फिर फिजिकली ग्रोथ जो है आपका नॉर्मल इन्फेंस किस तरीके से होती है कि वो ये सब चीज़ें जो है सिर्फ मतलब पढ़ाने की थ्योरी जो है वो रीडिंग कराने की है। इसमें कंसेप्ट नहीं है, जो कंसेप्ट आएगा मैं आपको पॉइंट आउट कराऊंगा। बहुत से स्टूडेंट्स फिर भी ये बात कराते हैं, मैसेजेस कराते हैं कि सारा रीडिंग कराई सारा रीडिंग कराई, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि मैं आपको एक्सप्लेन कराऊँ। देखिए वेट द इन्फेंस गेन बर्थ टू 4 मंथ्स, बर्थ से लेके 4 मंथ तक जो है वो उसकी एज थर्ड मतलब 4 पार्ट्स में जो है वो थर्ड वो क्या करते हैं गेन कर लेते हैं 5 to 8 मंथ्स में, इसी तरीके से हाफ, और 9 to 12 मंथ में वो क्या कि 1/4। ठीक है, तो द इन्फेंट्स विल डबल हैज़ बर्थ वेट बाई 4 to 5 मंथ एंड एज अ ट्रिपल बाई 10 to 12 मंथ। तो जो बेबी 4-5 मंथ में अपना वेट जो है वो डबल कर देती है, और जो 10-12 मंथ में वो अपना जो डेवलपमेंट फिजिकली ग्रोथ होती है वो थर्ड कर देती है, ट्रिपल टाइम। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होती है, अगर आप एक इन्फेंस की वेट को मालूम करना पड़ती है ना, अगर आपको इंस्क्यूज दे रहा है कि इन्फेंस फ्रॉम 3 to 12 मंथ उसकी एज है, ठीक है, तो वेट उसको आपने वेट किस तरीके से मालूम करना है, तो इसकी फार्मूला आपने याद रखना है कि एज ऑफ मंथ +9/2। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वेट मालूम करना है आप 7 मंथ ओल्ड इन्फेंट्स का। जब 7 मंथ ओल्ड इन्फेंट्स का एज उसकी जो वेट आप मालूम करेंगे तो 7 के साथ 9 फार्मूला का प्लस करेंगे और फार्मूले के जो 2 है उस पर डिवाइड करेंगे, तो उससे 16, और 16 से फिर आ गया, जब 2 पे डिवाइड हो गया तो फिर 8 आ गया। तो जो 7 मंथ का बेबी होती है वो 8 kg का होना, ये अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। फिर इससे ऊपर नीचे तो हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है बेबी के पे और उसकी इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन के भी, लेकिन स्टैंडर्ड 8 है। फिर बात होती है कि हाइट की, कि हाइट में किस तरीके से इन्फेंस की चेंज होती है। तो लेंथ इंक्रीज अबाउट 3 सेंटीमीटर मंथ ड्यूरिंग 1 to 3 मंथ ऑफ एज, देन इट इज इंक्रीज टू 2 सेंटीमीटर पर मंथ एंड एट द एज ऑफ द 4 to 6 मंथ। तो ये भी इस 3 सेंटीमीटर जो है वो इंक्रीज हो रही है पर मंथ, ठीक है, 1 to 3 मंथ तक, और 4 to 5 मंथ तक तो वो 2 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर पर 7 to 12 मंथ। क्योंकि जब आप बढ़ जाते हो ना तो आपकी जो ग्रोथ होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। फिर बात होती है कि हेड सरकमफेरेंस, तो ये पहले भी हमने पढ़ा कि इट इज इंक्रीज अबाउट 2 सेंटीमीटर मंथ्स ड्यूरिंग द 1 to 3 मंथ्स, ठीक है, देन हाफ सेंटीमीटर पर मंथ ड्यूरिंग द सेकंड to 9 मंथ ऑफ एज एंड द फोर्थ टी पोन्टेनेल क्लोज। ये भी इंस्टीट्यूट के लिए ये 2 पॉइंट याद रखें, मैं जो इंस्टीट्यूट का पॉइंट होगा वो मैं हाईलाइट ही के आपको दूंगा, ठीक है। पहले तो आपने बात रखना है कि हेड सरकमफेरेंस कितना होता है। तो हेड सरकमफेरेंस यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन मैं बताता हूँ 33 से लेकर 35 जो है वो सेंटीमीटर तक होता है। हेड का सरकमफेरेंस इंक्रीज होती है बमुताबिक चेस्ट, चेस्ट का जो होती है वो 30 से लेके या 31 से लेके 33 तक होती है, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल होती है। फिर इसका भी अपना रीजंस है, ठीक है, और हमने पहले पार्ट में जो है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये दोनों याद रखना है कि जो पोस्टीरियर पोटेनल होती है वो 6 to 8 वीक्स मीन या 1 to 3 मंथ तक वो क्या होती है, ये पोस्टीरियर पोटेनल क्लोज होती है। लेकिन जो एंटीरियर पोटेनल होती है वो 12 to 18 मंथ जो है वो लेता है, फिर उसके बाद क्लोज होती है। उस वक्त तक वो उसकी ब्रेन जो है वो डेवलपमेंट होती है उसमें। फिर चेस्ट की सरकमफेरेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो चेस्ट सरकमफेरेंस बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इट विल बी इक्वल टू हेड सरकमफेरेंस। फिर जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाती है तो मैंने पहले बताया कि एट बर्थ उसकी हेड की सरकमफेरेंस इंक्रीज होती है 2 to 3 सेंटीमीटर बमुताबिक चेस्ट, बट आफ्टर दैट 1 ईयर वी विल इक्वल द हेड सरकमफेरेंस बमुताबिक द चेस्ट सरकमफेरेंस। फिजिकल ग्रोथ ऑफ इन्फेंस फल्स 1/10 उसकी जो फल्स होती है फिजियोलॉजिकली 110 से लेके 150 बीट पर मिनट का होता है। रेस्पिरेटरी इसी तरीके से जो मतलब ब्रीथिंग का रेट होती है वो 35 से लेके 10 मतलब वो होती है। ब्रीथ थ्रू नोज वो लेती है मोस्टली। ब्लड प्रेशर जो है होती है वो 80 आउट ऑफ 50, वो इसी तरीके से 20 to 10 ये प्लस हो रहा है। अगर 20 से या 10 मतलब या 20 80 के साथ प्लस करना है, ये भी नॉर्मल हो गया। अगर 100/60 आ गया तो नॉर्मल है, क्योंकि 10 50 से तो 60 और 80 20 से तो बन गया क्या
100। फिर बात होती है कि एरेक्शन ऑफ द प्राइमरी जो टीथ होती है, तो ये भी इसी तरीके से है मोस्टली। ये तो ज़्यादा पेपर में जो है वो मोस्टली नहीं आती, लेकिन फिर भी आपने देखना है। टूथ सेंटर इंसिजर होती है, लेटरल इंसिजर होती है। ये डायग्राम थोड़ा एक्सप्लेनेटरी देता हूँ, फिर इसके बाद जो इस तरीके से ज़्यादा डायग्राम आते हैं ना, तो मैं स्किप कराऊंगा, फिर आप खुद देख लो, ठीक है। क्योंकि ये आपका टाइम जो है वो क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम कंज्यूम हो जाए। तो एरेक्शन ऑफ द प्राइमरी टीथ क्या होती है, तो टूथ में मोस्टली सेंटर इंसिजर जो है वो 8 to 12 मंथ लेता है अपर जा की, और जो लोअर जा होती है वो 6 to 10 मंथ लेता है, ठीक है। प्राइमरी टीथ की बात हो रही है। फिर दूसरी क्या है कि लेटरल इंसिजर जो है वो है कि 9 to 13 मंथ लेता है, और जो लोअर जा होती है वो 10 to 16 मंथ लेते हैं। देखिए फाइट जो होती है तो 16 से लेकर 22 मंथ तक हो रही है, और 17 से 23 मंथ तक हो रही है। फर्स्ट मोलर जो स्टेज होती है तो अपर जाकर 13 मंथ से लेके 13 to 19 मंथ, और 14 to 18 मंथ का। और जो सेकंड मोलर होते हैं तो वो 25 to 33 मंथ, और 23 से 31 मंथ तक उसकी क्या होती है, प्राइमरी टीथ की जो एरप्शन होती है, ठीक है। तो द कंप्लाइन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फैमिलियर बाय द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीरियाडिक जो मतलब डेंसिटी होती है ना, मतलब दांतों की जो मतलब एकेडमी है, उससे ही बोर्ड जो है वो मिला है। दिस एरप्शन टाइम्स आर एवरेज एंड कैन नॉर्मली वेरी बाई 2 मंथ, मतलब 2 मंथ आगे पीछे हो सकती है। तो ये भी सिर्फ प्राइमरी एटीज है कि मतलब सेंट्रल इंसिजर है, लेटरल इंसिजर है, किनायन है कि, और फिर फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर, तो ये सब इसकी तरह की बात है। फिर डेंटिशन, डेंटिशन की बात हो रही है, तो ये भी एमसीक्यू में आती है, ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंस है, नोट कर ले। एरेक्शन ऑफ द टीथ स्टार्ट बाय द 5 to 6 मंथ। हाँ भाई, तो कौन से 5 to 6 मंथ पे वो जो प्राइमरी टीथ था, मतलब हम उसको में कहते हैं ना कि पाई हुआ लगा खुना, तो इसी तरीके से ये दांत जो है वो फिर 5 to 6 मंथ आफ्टर दैट वीड विल बी एरप्टेड, एंड इट इज कॉल्ड द मिल्की टीथ। इसका उसको हम कहते हैं क्या कि मिल्की टीथ होती है, मैंने पहले भी पुश्तों में भी बात की। और डिसूडियस टीथ, तो ये इस यूज में आ सकती है। और जो टेम्पररी टीथ, तो इसमें मोस्ट पॉसिबिलिटी कि आपको टर्मिनोलॉजी लेगा कि डिसूडियस टीथ वो कौन सी टीथ होती है, तो वो प्राइमरी टीथ होती है, मिल्की टीथ होती है, टेम्पररी टीथ होती है, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से एज और उसकी जो टीथ एरप्शन के साथ जो टाइमिंग है, ये भी आपने जो है वो देखना है। फिर बात आ रही है, ये सिर्फ आपको याद करने की बात है, रटा लगाने की है। मोटर जो डेवलपमेंट होती है, तो एट 2 मंथ में वो क्या होती है, उसकी होल्ड हेड एरेक्टेड एंड मेड पोजीशंस। जब वो 2 मंथ का बेबी हो जाती है, तो उसकी मोटर डेवलपमेंट इतना होती है कि वो अपना हेड जो है वो एरेक्ट मतलब एरेक्ट वो कहाँ दे सकती है, टर्न फ्रॉम साइड बैक, और वो बैक साइड पे वो अपना जो हेड होती है वो थोड़ा सा टर्न कर सकती है। लेकिन थर्ड मंथ पे क्या होती है, द इन्फेंट्स कैन होल्ड हेड erected एंड स्टेडी, ओपन और क्लोज हैंड जो है वो क्या होती है, लूजली होती है। और होल्ड ऑब्जेक्ट पुट इन हायर हैंड, तो 3 मंथ का जो इन्फेंस होती है वो थोड़ा सा जो है वो कोई चीज़ जो है ओपन क्लोज अपना हाथ करा सकती है, और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जो है वो होल्ड कर सकती है। फिर हेड की जो कंट्रोल की बात अगर हम कर ले, तो न्यूबॉर्न जो है वो हेड कंट्रोल मुकम्मल तरीके से जो है वो नहीं करा सकती, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है न्यूबॉर्न में। न्यूबॉर्न मीन वो बर्थ से लेके 28 डेज तक या 1 मंथ तक। लेकिन आफ्टर दैट द एज 6 मंथ, 6 मंथ में वो क्या होती है, अपना हेड को जो है वो मिड लाइन पोजीशन में वो अपना एरेक्ट करा सकती है और रख सकती है। एट द फोर्थ मंथ की बात होती है, तो द इन्फेंस विद सेट मतलब विद एडवोकेट सपोर्ट रूल ओवर द फ्रॉम फ्रंट टू बैक, वो फ्रंट टू बैक वो रूल हो सकती है 4 मंथ की, और वो कुछ टाइम के लिए वो एडवोकेट सपोर्ट के ज़रिए जो है वो सेट भी हो सकता है। मतलब हम तकिया वगैरह उसकी फेलोज वगैरह के उसकी इर्द गिर्द करा सकती है, और वो कुछ टाइम के लिए उस विद सपोर्ट बैठ सकता है। होल्ड हेड एरेक्टेड एंड स्टडी वाइल द सिटिंग पोजीशन, और फिर वो 4 मंथ में अपना हेड जो है थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, एरेक्ट करा सकती है, मतलब एरेक्ट रख सकती है। ग्रेस ऑब्जेक्ट विद बोथ हैंड, और दोनों हैंड जो है वो एरेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ को ग्रेस करने के लिए तो वो कराए करा देती है। फिर बात है कि एट द 5 मंथ वो क्या करते हैं कि द इन्फेंट्स कैन बैलेंस हेड वेल व्हेन सेटिंग, ठीक है।
तो वो क्या करते हैं कि एट 5 मंथ जब बेबी हो जाती है तो वो बैलेंस जो है अपना हेड की वो थोड़ा सा करा देगी और वो सिट स्लाइटली सपोर्ट, मतलब पहले जो है वो विथ सपोर्ट लाजिमी था, लेकिन उसको यहाँ पे 5 मंथ में थोड़ा सा स्लाइटली सपोर्ट चाहिए होती है, वो वहाँ बैठ सकती है। फुल पीड अप टू माउथ विन सोफाइन, और उसकी जो पीठ होती है वो माउथ जो है वो पुल कर सकती है सोफाइन पोजीशन में। ग्रेस ऑब्जेक्ट विद होल हैंड राइट आर लेफ्ट, वो क्या करते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ में एक चीज़ जो दो चीज़ जो है वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रांसफ़र करा सकती है। होल्ड वन ऑब्जेक्ट व्हाइल लुकिंग एट अनदर, एक चीज़ वो पकड़ हुए जो दूसरे के लिए वो अपना तलाश करती है, 5 मंथ में हो जाती है। लेकिन 6 मंथ में क्या होती है कि द इन्फेंट्स कैन सेट अलोंग ब्रीफली टर्न कम्प्लीटली ओवर एब्डोमेन टू एब्डोमेन, मीन जो साइड वाइज अगर एब्डोमेन साइड पे है तो वो इतना वो अपने आप को कम्प्लीटली टर्न कर देती है कि वो दोबारा वो मतलब टर्न लेके दोबारा एब्डोमेन पे आ सकती है। और 6 मंथ में वो सेट थोड़ी टाइम के लिए जो है वो एलोन सेट कर सकती है, सेटिंग पोजीशन हो कंपार्ट हो सकती है। लेफ्ट चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन विन फ्रॉन, उसकी जो उसकी जो चेस्ट होती है अपर एब्डोमेन विन प्रोन कर देती है। होल्ड वोन बोतल, और अपने जो बोतल होती है वगैरह ये चीज़ क्या करते हैं वो होल्ड करा सकती है। फिर बात है कि जो 7 मंथ का तो द इन्फेंट्स कैन सेट अलोंग, तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है। ये 7 और जो 14 होती है, तो 7 में वो मोस्टली में दो ये एमसीक्यूज़ आ सकती है मोस्टली कि वो कौन से टाइम से कि वो बेबी जो है वो सेट अलोंग करा सकती है विदाउट सपोर्ट, तो वो 7 मंथ। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि वो फर्स्ट वॉकिंग या उसकी स्टेपिंग विदाउट सपोर्ट जो है वो स्टार्ट होती है वो 14 to 15, अगर 15 नहीं होगा तो 14 टेक करा लें, और अगर 14 होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 14 को क्लिक करना है। अगर 15 होगा और 14 नहीं हो तो फिर 15 को आपने क्लिक करना है, ठीक है। होल्ड कप, आपने कप को क्या करना है होल्ड करना है, तो ये भी करा सकती है 7 मंथ में। इमिटेट सिंपल एक्ट आप अदर, तो दूसरे बंदे की जो सिंपल एक्ट होती है वो इमिटेट कर सकती है। एट 8 मंथ वो क्या करते हैं कि स्टडी इजीली जो है वो स्टडीली करा सकती, ड्रिंक फ्रॉम कप विद असिस्टेंस, और वो क्या करते हैं कप से जो है वो ड्रिंकिंग कर सकती है विद असिस्टेंस, दूसरे पर्सन की ज़रूरत होती है। ईट फिंगर फूड दैट कैन बी होल्ड इन वन हैंड, जब आप उसको हाथ में कुछ चीज़ देते हैं तो डायरेक्टली मुंह माउथ में जो है वो ईट कर सकते हैं। 9 मंथ में क्या करते हैं इन्फेंट्स की राइज टू सिटिंग पोजीशन अलोंग वो कर सकती है, और क्राउल मीन फुल बॉडी वाइल इन फ्रंट पोजीशन जो है वो 9 मंथ में कर सकती है। होल्ड वन बोतल विद गुड हैंड माउथ कोऑर्डिनेशंस, और वो एक बोतल जो है वो माउथ हाथ उठा के माउथ में करा सकती है विद कोऑर्डिनेशन, मतलब ये है कि 9 मंथ में कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो आ जाती है। 18 मंथ में क्या होती है कि द इन्फेंट्स कैन डी क्रीप वेल यूज़ हैंड एंड लेग, और वो अपना हेड और लेग जो है वो यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से वो क्रीपिंग करते हैं, मतलब वो जो है वो हाथ पाँव हिला के चलने की कोशिश करते हैं अपोजिट साइड पे फ्रंट साइड पे। वाल बट विद हेल्प वांट करते हैं, लेकिन हेल्प दूसरे के बंदे की जो है वो हेल्प उसकी ज़रूरत होती है। ब्रिंग द हैंड टुगेदर, और एक दूसरे हैंड जो है वो पकड़ ले सकती है दोनों हैंड को। एट 11 मंथ क्या कहते हैं कि द इन्फेंट्स कैन वॉक होल्डिंग ऑन फ्यू फर्नीचर, पर 11 मंथ पे जब फर्नीचर को पकड़ा हुआ होती है तो वो वॉक कर सकती है। स्टैंड एरेक्ट विद मिनिमल सपोर्ट, और वो कम से कम सपोर्ट में वो जो है वो एरेक्ट रह सकते हैं। फिर 12 मंथ वो क्या करते हैं कि द इन्फेंट्स कैन स्टैंड अलोंग फॉर वेरिएबल लेंथ ऑफ टाइम, सिट डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन लॉन्ग, or walk in few steps with the help of a long handheld and shoulder height for balance, pick up small bits of foods and transfer from uh, them to his mouth। देखिए 12 मंथ में क्या करना है फ्रेंड्स, वो तो सबसे पहले सिटिंग अलोंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन वेरिएबल लेंथ होती है, मतलब एक टाइम वो फिक्स नहीं करते, कुछ टाइम के लिए वो अलोंग स्टैंड करते हैं फिर वो गिर जाते हैं, कुछ स्टेप भी लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, और कुछ फूड वो माउथ में 12 मंथ में दे सकते हैं। फिर एम्बुलेशन की हम बात करेंगे ना, तो ये तो खुलासा निकाला हुआ है उसने जो हमने स्टेज पहले पढ़ा था। तो मोटर ग्रोथ ये है कि 9 मंथ में वो ओल्ड जो है 9 मंथ ओल्ड की जो बेबी है वो क्रोलिंग कराती है, मतलब हाँ खड़पोसी जो हम उस पुष्ट में कह रहे हैं, तो हाथ पाँव हिला के वो अपना चलने की कोशिश करते हैं फ्रंट साइड पे। फिर बात हो रही कि 10 मंथ ओल्ड जो बेबी होती है वो क्रीप करते हैं
क्राउल जो है वो अपोजिट साइड पे लेटा हुआ है और करीब हुए फिर वो हाथ पाँव हिलाते, ठीक है। 1 ईयर तक जो है वो क्या होते हैं, स्टैंड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अ क्राउल 3 पोजीशंस, मतलब वो लेटे मतलब जो लेटते हैं ना तो वो स्टैंड कर सकते हैं खुद ब खुद। फिर 13 मंथ ओल्ड वॉक एंड टॉडलर क्विकली एंड 15 मंथ कैन रन। देखिए फिर वो चलने की जो टाइम आती है ना तो सिटिंग अलोन एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि ये 7 मंथ पे होती है, और जो स्टैंडिंग अलोंग वो 14 मंथ पे होती है, और जो रनिंग अलोंग विदाउट असेसमेंट मीन तो 15 मंथ पे। ये 3 एमसीक्यूज अगर पॉसिबिलिटी वो लेते ना तो ये 3 से जो है वो एक एमसीक्यूज लेके आएगा। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हैज़ इमोशन आर अनस्टेबल वेयर इट इज़ द रैपिडली चेंज फ्रॉम क्राइंग टू लाफ्टर। तो फिर उसकी इमोशनल की भी डिफरेंसेस होती है ना, वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रोते हैं और एकदम जो है वो क्या है खंदी मजाक वगैरह ये चीज़ करवाती है। His affections for a love family member affair by a 10 month he experienced several beginning recognizable emotions such as anger, sadness, pleasure, jealousy, anxiety and affection। तो 10 मंथ की जब फैमिली मेम्बर अफेयर्स हो गए ना, मतलब किस तरीके से आप फैमिली मेम्बर अफेयर होंगे ना तो उसी तरीके से आपकी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा एनालिसिस हो, इमोशनल हो या एंगर हो, सैड खपा हो या इसी तरह एनजाइटी वगैरह में हो तो 10 मंथ में मोस्टली ये चीज़ें जो है वो एक्सप्रेस हो सकती है। स्यूरली बिगिनिंग रिकॉग्निशन इमोशन 10 मंथ में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होते, खपा भी होते, जेलस भी होते, एंजाइटी, ठीक है। तो ये सब पॉइंट 10 मंथ में एक बेबी में इमोशनल टाइप में हो सकती है। बाई द 12 मंथ ऑफ एज दिस इमोशनल आर क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल, और ये सब जो इमोशन है वो आपको बाकायदा तौर पर जुदा नज़र आएंगे। सोशल डेवलप की भी बात करते थे तो बेबी ही लर्न दैट क्राइंग ब्रिंग अटेंशन। देखिए ये क्या करते हैं, जब कोई भी उसको नहीं देख रहा, मतलब देख रहा है लेकिन उसको कोई पास नहीं जाती ना बेबी को, तो फिर हम क्या करते हैं, वो ये लर्न करते हैं कि जब हम क्राइंग करते हैं तो सारे बंदे हमारे साथ आ जाती है, ठीक है। तो ब्रिंग अटेंशन किस वजह से, क्राइंग की वजह से। तो ये लर्न करते हैं सोसाइटी से कि जब हम क्राइंग करते हैं तो आ जाती है हमारे पास। द इन्फेंट स्माइल इन रिस्पॉन्स टू स्माइल आवाज, जब आप बेबी को स्माइल करते हैं तो वो भी आपको स्माइल कर दी, तो ये सोशल डेवलपमेंट होती है। द इन्फेंट शो फिर आप स्ट्रेंजर एंजाइटी, मतलब वो आप ये क्या कि इन्फेंट शो करते हैं ये जो खौफ का जो आसार होती है ना, तो ये क्या वो शो करने की थोड़ा क्या करते हैं, ही रिस्पॉन्स सोशली टू हिज नेम, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अब उसकी जो सोशल डेवलपमेंट होती है ना तो वो अपने नेम को जो है वो रिस्पॉन्स शो करना की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन इन्फेंट्स डेवलप सेंस ऑफ ट्रस्ट। इस पेम इन्फेंसी स्टेज में जो है वो अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन जो थ्योरी है साइकोलॉजिस्ट है, तो through the infant's interaction with caregiver, mainly the mother, especially during a feeding, he learned to trust other and through the relief of basic need, ठीक है। तो उसकी जो बेसिक नीड होती है तो उससे रिलीफ मिल जाती है ये, और इसकी वजह से उसको ट्रस्ट मिल जाती है ये उसकी मदर की फीडिंग की वजह से। As the infant's vision develops, he or she may seem preoccupied with watching his surrounding objects and people। तो जब इन्फेंस की जो सेंसेस डेवलप हो जाती है ना तो विजन की, तो फिर वो हर चीज़ को देखते हैं, प्रीऑक्युपाइड देखते और वॉच करते हर चीज़ को, हर पर्सन को। तो ये माइलस्टोन का जो मतलब ये जो मतलब स्लाइड है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें ये स्टेजेस है ना ये आपने सारे याद रखना है, एमसीक्यू ऐसे ही आती है। पहले देखें 1 to 2 मंथ्स तक वो क्या करते हैं, सिर्फ बेबी उसकी जो माइलस्टोन स्पीच का डेवलप होती है तो वो कोर्स करते हैं, मतलब कोर्स इसी तरीके से ये वर्ड जो है वो 1 to 2 मंथ में अदा करते हैं। लेकिन 2 to 6 मंथ में वो लाफ एंड स्क्वील्स करते हैं, वो मतलब वो लाफिंग भी करते हैं और देखती भी होती है। 8 to 9 मंथ जो है वो बबला मामा दादा एज अ साउंड ये प्रोड्यूस होती है 8 to 6 मंथ, तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकती है। लेकिन अगर आप बात करें तो 10 to 12 जो है वो मंथ में स्पेसिफिकली मामा दादा स्पेसिफिकली वो 10 to 12 मंथ में ही ये स्पेशल स्पीच टोन डेवलप होती है। 1 to 2 मंथ में सिर्फ कोर्स, और दूसरे जो मतलब 2 to 6 मंथ में लाभ, एंड द 8 to 9 में वो बाबा दादा मामा ये साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड सिर्फ प्रोड्यूस होती है, इसमें साउंड की बात हो रही है पॉइंट से, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक 10 to 12 मंथ जो है वो स्पेसिफिक मामा दादा क्लियरली जो है वो बताती है तो ये इंसिक्यूज मोस्टली आती है। एक फिर बंदा कंफ्यूज होती है कि 10 to 12 मंथ तक करवाओ या 8 to 9, क्योंकि यहाँ पे भी बाबा मामा दादा है लेकिन इससे साउंड की बात हुई है, एज साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिकली मामा डैडा, ठीक है। फिर 18 to 20 मंथ्स या 20 to 30 वर्ड्स जो है वो क्या कर लेते हैं, 50% अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेंजर, मतलब जो बाहर की स्पोर्ट्स की वजह से बार बार कैरियर कराने की वजह से मतलब 20 to 30 वर्ड्स वो सीख जाती है, अंडरस्टैंड हो जाती है। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज़ है बार बार आई हुई है मैंने देखे, तो ये क्या है, ये वाला एमसीक्यूज़ है कि 22 से लेके 24 मंथ में क्या होती है, तो 2 वर्ड सेंटेंस या इससे इस ग्रेटर जो है वर्ड वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो 2 वर्ड सेंटेंस ये एक ही पॉइंट है। अगर ये आपने देखा तो 22 to 40 to 24 जो है वो आपने टेक करना, 30 to 36 मंथ जो है वो जब हो जाती है बेबी ऑलमोस्ट स्पीच अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेंजर। और इस टाइम क्या हो जाते, तो ये सारा, तो ये मोस्टली जो इम्पोर्टेंट होती है 10 to 12 मंथ, इसमें स्पेसिफिकली मामा दादा। और अगर आपको कह रहे हैं कि जो 8 to 9 मंथ, तो वो जो है वो मतलब मामा दादा करा सकती है एज अ साउंड से प्रोड्यूस होती है। और जो 22 से 24 मंथ होते हैं वो स्पेसिफिकली वो क्या, वो 2 सेंटेंस वर्ड्स को जो है वो क्रिएट कर लेती है, अंडरस्टैंड कर लेती है। फिर बात आती है और सेंसेस की, हेयरिंग में देर जो हेयरिंग होती है टेस्ट, ये हम कंडक्ट करते हैं एट बर्थ। और इसमें हम देखते हैं कि उसकी जो हेयरिंग मतलब प्रोसेस होती है वो कैसे है, वो ठीक है या नहीं है। तो ये मतलब ड्यूरिंग द बर्थ चेकअप होती है, जो मतलब हेयरिंग की या हेल्थ एयर्स की जो हेल्थ होती है वो हम देखते हैं बेयर टेस्ट में। तो ये भी इंसिक्यूज में आ सकती है कि जो एट बर्थ हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं हेयरिंग के लिए, चेकअप के लिए, तो बेयर होती है। एबिलिटी टू हेयर correlate with ability enunciate words properly. Always ask या always ask about history of otitis media, hearing या ear aiding device। तो ये भी आप उससे कह सकते हैं कि always ask about the history में ये बात उससे पूछ सकती है कि उससे कोई भी otitis media एम्ब्लेमेशन ऑफ द मिडल एयर तो नहीं हुआ था, उसकी वजह से तो आपने कोई डिवाइस तो यूज़ नहीं की है। तो ये हिस्ट्री आपने देखने पड़ती है। अर्ली रेफरल टू एमडी जो मेडिकल डॉक्टर होती है टू असिस्ट फॉर द पॉसिबल फ्लूइड एंड एयर एफ्यूजन। तो फिर मेडिकल डॉक्टर को आपने रेफ़र करना है एएनटी के, और देखना है कि उसकी जो फ्लूइड वगैरह है उसमें डिस्टर्बेंस तो नहीं आई हुई है। रिपीट हेयरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट, उसकी जो स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट डेट होती थी वो भी चेकअप दोबारा करवाएंगे। स्पीच थेरेपिस्ट एज नीड, और उसकी जो स्पीच थेरेपिस्ट होती है उसको सरसाई देते हैं, तो वो भी आपने उसके साथ जो है वो देना, मतलब उसको देखना पड़ती है। फिर रेड जो प्लेग होती है इन इन्फेंट्स में, तो रेड फ्लैग में हम बात ये करते हैं कि जो एबनॉर्मेलिटी होती है, तो अनएबल टू सेट अलोंग बाई एज 9 मंथ। तो हमने पहले भी पढ़ा कि जो 7 मंथ का होते हैं तो वो बैठ सकते हैं, लेकिन 9 मंथ का जो नहीं बैठ सकता तो रेड फ्लैग मीन एबनॉर्मेलिटी। एंड फेस में कौन कौन सा एबनॉर्मेलिटी, अनएबल टू ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम हैंड बाय द एज ऑफ 1। तो 1 ईयर तक तो वो आसानी से वो एक दूसरे को हाथ की चीज़ों को कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये भी एबनॉर्मल होगा। एबनॉर्मल प्राइसर्स ग्रेव्स बाई एज 15 मंथ, तो एबनॉर्मल फ्रांसर भी हो सकती है। तो रेड फ्लैग ये भी नॉर्मलिटी है। अनएबल टू वॉक अलॉन्ग विद इट बाई 18 मंथ, तो पहले भी हमने पढ़ा कि 15 मंथ का जो बेबी होती है वो आसानी से वो अलॉन्ग जो है विदाउट असिस्टेंस वो चल सकते हैं, लेकिन 18 मंथ का नहीं चल सकता तो फिर प्रॉब्लम हो गया। फेलियर टू स्पीक रिकॉग्नाइजेबल वर्ड्स बाय 2 ईयर, जब 2 ईयर का होता है और वो वर्ड्स भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो ये तो प्रॉब्लम है ना। फिर विजन इन टोडलर एज की बात करते हैं, तो टोडलर एज क्या है कि सेफ्टी बिकम अ प्रॉब्लम एज द टोडलर बिकम मोर मोबाइल। देखिए टोडलर का एज की 1 to 3 ईयर्स का जो बेबी होती है वो टोडलर कहलाती है। इसमें वो मोस्टली मोबाइल होती है, तो उसका जो चलना फिरना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो सेफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं हम प्रोवाइड कर सकते। तो ये है टोडलर। नॉर्मल जो टोडलर होती है, तो टोडलर स्टेज एज बिटवीन द 1 to 3 ईयर्स का एज में वो काउंट होती है। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड्स ग्रोथ स्लो, और इसमें जो टोडलर एज में पर्सन होती है तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। फिजिकली ग्रोथ की हम जब बात करते हैं तो वेट मोस्टली की द टोडलर एवरेज है जो वेट होती है गेन इन 1.8 to 2.7 kg पर ईयर। तो ये मतलब 1.8 एंड 2.7 kg जो पर ईयर उसकी टोडलर इंक्रीज होती है उसकी वेट। एंड फार्मूला टू कैलकुलेट नॉर्मल वेट ऑफ चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर ऑफ एज मोस्टली जो होती है वो
एज इन ईयर्स जब करा देती है, तो जब हम फिज़िकली ग्रोथ मालूम करते हैं, जब वेट हम मालूम करते हैं केजी में, पहले जो हमने फार्मूला यूज़ किया था वो मंथ में, अगर एक बेबी की मंथ की हिसाब से हम उसकी वेट मालूम करते हैं, लेकिन ये जो फार्मूला है ये हम एज के हिसाब से उसकी वेट मालूम करेंगे। तो ये फार्मूला है, एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, एक्स एनी नंबर, एनी बेबी का एज आ सकती है ईयर्स में 2 + 8 के साथ, और उसके डायरेक्टली केजी निकालते हैं। तो द वेट ऑफ एग्जांपल ये है कि द वेट ऑफ द चाइल्ड एजिंग 4 ईयर्स, तो 4 ईयर आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो मतलब 4 to 2 क्या आती है कि 8 और 8 मतलब 8 के साथ 8 जब प्लस करेंगे ना तो 16 आती है, तो ये 16 केजी हो गया। फिर हाइट की बात हम करते हैं, तो ड्यूरिंग 1 to 2 ईयर द चाइल्ड हाइट इंक्रीज बाई 1 सेंटीमीटर, तो उसकी जो सेंटीमीटर में हाइट इंक्रीज होती है तो 1 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज होती है। द टोटल हाइट इंक्रीज अबाउट 10 to 12.5 सेंटीमीटर फार जो है वो उसकी हाइट इंक्रीज होती है बेबी की। फार्मूला हम किस तरीके से हाइट को कैलकुलेट करेंगे विद एयर को, तो नॉर्मल कैलकुलेटर फॉर हाइट जो है वो फार्मूला ये है कि द एज इन एयर, वो आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स, मीन एनी वैल्यू ऑफ द हाइट आ सकती है 5 और प्लस 80 से साथ, और सेंटीमीटर में आ जाएंगे। फिर द लेंथ ऑफ द 2 ईयर्स और मतलब आ सकती है तो 80, तो 2 ईयर आपने आना है 2 ईयर मल्टीप्लाई बाई 580, तो इसके साथ ऐसे 90 सेंटीमीटर आ गया। फिर बात होती है कि मतलब हेड एंड चेस्ट सरकम्पेरेंस, तो हेड एंड चेस्ट सरकम्पेरेंस की द हेड सरकम्पेरेंस इंक्रीज 10 सेंटीमीटर ओनली इफ द एज ऑफ 1 year to adult's age. During the toddler years, chest circumference continues to increase in size and exceed head circumference. तो मोस्टली ये कोशिश करते हैं टोडलर एज में कि ये एक्सीड कर ले उसकी जो हेड और जो चेस्ट सरकम्फेरेंस है वो दोनों क्या कर लें, सेम टू सेम कराया जाए, ठीक है। फिर टीथिंग की जो बात होती है, तो टीथिंग की बाई द 2 ईयर ऑफ एज द टोडलर हैज़ 16 जो टेम्पररी टीथ होती है 2 ईयर में, और जो बाई द एज ऑफ 30 में जो है उसकी 20 टीथ होती है, मतलब 2.5 ईयर्स में एक बेबी का 20 टीथ होना पड़ती है, अगर नहीं है तो एबनॉर्मल है, रेड फ्लैग है। फिजिकली या फिजियोलॉजिकली जो है वो ग्रोथ अगर है देख ले तो फंक्शनली पल्स 80 to 130 बीट पर मिनट एवरेज एंड 110 पर मिनट, एंड रेस्पिरेटरी रेट कम जो ब्रीथिंग की हो रही है चेस्ट पर मिनट तो 20 to 30 पर मिनट। बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल देखें तो डे टाइम कंट्रोल ऑफ द ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल बाई द 24 to 30 मंथ्स होती है। फिर फाइन मोटर टोडलर में अगर देखें तो 1 years old में एक देते हैं कि ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम हैंड टू हैंड। 2 years old क्या करते हैं, कैन होल्ड अ क्रायन एंड कलर वर्टिकल स्ट्रोक्स टर्न द पेज ऑफ द बुक की पेज जो है वो टर्न करा सकती है, मीन उसकी जो फाइन मोटर स्किल होती है वो डेवलप होती है 2 years में। और बुल टावर ऑफ 6 ब्लॉक का टावर वो 2 years में वो कर सकती है उस बेबी को, मतलब 24 मंथ में वो बेबी क्या करती है, फाइन मोटर स्किल इतना डेवलप होती है कि वो बोल्ड ब्लॉक भी बना देती है और बुक का पेज भी टर्न कर सकती है। तो ये इंस्टीट्यूट में दोनों आ सकती है कि आपको कंडीशन दिया हुआ है कि मतलब जो फाइन मोटर स्किल होती है इस बेबी का कि वो 2 years का है, तो वो कौन कौन सी चेंजेस आ सकती हैं, तो ये दोनों याद रखना है कि बोल्ड भी और पेज भी। 3 year कॉपी सर्कल एंड क्रॉस बोल्डिंग यूजिंग मतलब स्मॉल ब्लॉक्स। फिर ग्रॉस मोटर स्किल या ग्रॉस मोटर जो टोडलर होती है तो उसमें कि एट 15 द टोडलर कैन वॉक एलॉन्ग, 15 मंथ पे वो वॉक एलॉन्ग करते हैं, मैंने पहले भी इंस्टीट्यूट में बताया था आपको, ठीक है। और क्रीप अपस्टेयर assume standing position without falling and holding a cup with a all finger grace around at 18 मंथ क्या करते हैं कि होल्ड कप एट बोथ हैंड, और बोथ हैंड पे वो कप जो है वो पकड़ ले सकता है 18 मंथ में। ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट हैंड टू हैंड ये भी ट्रांसफ़र कर सकती है। फिर कंटिन्यूस की बात करते हैं तो एट 24 मंथ पे ये क्या करते हैं कि गो अप एंड डाउन स्टेयर अलॉन्ग विद 2 फीट्स ऑन ईच स्टेप्स, और वो 24 मंथ पे सीढ़ों पे जो है वो डाउन और नीचे आ सकती है 2 फीट, ठीक है। होल्ड अ कप विद 1 हैंड ये भी 24 मंथ में हो सकती है। रिमूव मोस्ट आप ओन क्लोथ अपने क्लोथ जो है वो रिमूव कर सकती है 2 years में।
और ड्रिंक वेल फ्रॉम अ स्मॉल ग्लास हेल्ड इन वन हैंड, और वन हैंड पे वो ग्लास में वाटर पी जो पानी है वो पी सकते हैं। एट 30 मंथ क्या चेंजेस आती है टोडलर में? कैन जंप, तो 30 मंथ पे वो आती है कि जंप विद बोथ फीट, जंप फ्रॉम स्टेयर और स्टेप्स एंड वॉक अप डाउन स्टैंड वन फुट ऑन स्टेप्स, ड्रिंक विदाउट असिस्टेंट। मतलब वो पी भी सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जंपिंग भी कर सकते हैं 30 मंथ में। तो 30 मंथ मोस्टली आती है कि 2.8 या 2.9 या 10 मंथ आती है, या इसी तरह 2.8 मंथ आती है मोस्टली। फिर इशू कौन कौन से इशू आते हैं पेरेंटिंग टोडलर जो है इमोशन डेवलपमेंट? तो स्टैंडिंग जो एंजाइटी होती है शुड डिसिपेटेड विद एज 2 and 3, टेम्पर टेंट्रम मीन अगर वीकली एंड 50 to 80% ऑफ चिल्ड्रन पीक इंसिडेंट्स इन 18 मंथ मोस्ट डिसअपेयर बाई द एज ऑफ 3। तो इसकी जो टेंट्रम होती है, मतलब जो गुस्सा वगैरह होती है वो क्या होती है, वो डिसअपेयर होती है 18 मंथ पे या 3 ईयर में। Sibling rivalry मतलब aggressive behavior toward the new infants peak between the 1 to 2 year में उसकी जो जेलसी होती है वो बहुत ज़्यादा पीक पे होती है, मे बी प्रोलॉन्ग इंडेफिनेटली, और वो डिफाइन हम नहीं कर सकते। तम सकिंग वो करते हैं अपने गुस्से की वजह से और बहुत इशू की वजह से, वो भूखा होती है और टेंशन में होती है, स्ट्रेस में होती है, एंजाइटी में होती है। टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो ये भी लेते हैं टोडलर एज में। फिर कॉग्निटिव डेवलप की बात करें तो अप टू 2 एज में वो क्या करते थे कि द टोडलर यूज हैज सेंसेस एंड motor development to difference cells from objects. The toddler from 2 to 3 years will be the preconscious या preconceptual phase of a cognitive development. 2 to 4 years will be still egocentric and can not take on the point of view of other people. तो ये प्री कॉन्शियस या पेस होती है, ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकती है, और उसमें ईगोसेंट्रिक आती है, मतलब वो खुद जो है वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेफर करते हैं किसी और की नहीं। सोशल डेवलपमेंट में वो कौन कौन से अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन आती है? तो द टोडलर इज़ अ वेरी सोशल बीइंग बट स्टिल ईगोसेंट्रिक, वो ईगोसेंट्रिक रहेगा। ठीक है, सोशल टोडलर में मतलब 1 to 3 ईयर वो क्या होगा, ईगोसेंट्रिक होगा, तो वो खुद अपनी बात पे इत्तेफाक कर लेते हैं लेकिन दूसरे की नहीं, दूसरे की बात वो नहीं माना, बस सिर्फ वो अपनी बात। ही इमिटेट पेरेंट्स, और अब वो अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अगर नेक हो, अच्छे अखलाक हो तो फिर वो अच्छे अखलाक गेन कर लेते हैं, और अगर बुरे हो तो नेगेटिव। नोटिस सेक्स डिफरेंसेस एंड नाउ ओन सेक्सेस, तो फिर वो अपना सेक्सेस जो है वो मेल और फीमेल भी कंसिडर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ये क्या करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमी during this period is centered around toddler increasing the ability to control their bodies and themselves and their environment. मतलब I can do it myself, तो कि autonomy was shame and doubt, ये जो है ये अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन आती है कि वो खुद जो है वो हर चीज़ को कर सकती है, हर चीज़ को करने की जज्बा रखती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे तो वो इसकी प्री स्कूल चाइल्ड से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर अच्छा होगा। ठीक है, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।